आज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अज़ीज़ दोस्तों, इस साल 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के बारे में भी ये उनके एक असिस्टेंट ने बताया है कि वो सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। अमेरिका की जो दोगली पॉलिसी है भारत के हवाले से वो कंटिन्यू है। एक तरफ वो भारत को अपना दोस्त मानता है, क्वाड U2U का जो अलायंस है, मुख्तलिफ अलायंस में हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ ये तो वो तो। दूसरी तरफ भारत के बैकग्राउंड में भारत के ख़िलाफ़ वो कई चीज़ें चला भी रहा है और भारत के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाई हुई है। जितने ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भारत के ख़िलाफ़, हिंदुत्व, एक्सट्रीमिज़म और ये और वो हो रहा है ना, ये बेसिकली अमेरिका से हो रहा है। इसकी फंडिंग भी अमेरिका से हो रही है और उसकी इनिशिएशन सारी अमेरिका से हो रही है। अमेरिका के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस्लामिस्ट हैं जो, और फिर उसके साथ कम्युनिस्ट और लेफ़्ट का पूरा एक इकोसिस्टम है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं से उसको सरकार की सरपरस्ती हासिल है। क्योंकि अमेरिका की जो गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं ना, तो जब गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई रिपोर्ट पब्लिक होती है तो इसका मतलब पहले अमेरिकन सरकार बैठ के उसके ऊपर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फिर डिसाइड करती है कि हाँ ये सही है और अब इसको पब्लिक में जाना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने पिछले महीने 1.5-2 महीने पहले एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स निकाली दुनिया के हर मुल्क के बारे में। उसमें भारत के ख़िलाफ़ बेशुमार चीज़ें इन्होंने बताई। भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, एक क़यामत। फिर अभी जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और जर्नलिज्म के हवाले से, जिसमें भारत को कहाँ 165 नंबर पे लेके चले गए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म का क्या हाल है। अभी तो आप देख लें, अभी तो कितने जर्नलिस्ट उठा लिए गए हैं, गायब हैं, ना मिल नहीं रहे। जो उठाए गए हैं उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए तो पूरा सिस्टम एक चलता है ना। लेकिन पाकिस्तान भारत से काफ़ी ऊपर है, अफ़गानिस्तान भारत से ऊपर है। अब आई है एक नई रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट, और रिपोर्ट को प्रेजेंट जिस कॉन्फ्रेंस में किया गया, उस कॉन्फ्रेंस को प्रेस वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने प्रेजेंट किए वो रिपोर्ट पब्लिक के सामने कि ये स्टेट डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम, ये ब्लिंकन साहब ने पेश की। ऑल दो कि उन्होंने जो छोटी स्पीच की इसमें भारत का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन इस रिपोर्ट में भारत के बारे में तो ऐसा नक्शा खींचा गया है कि भारत में और आप उसकी वर्डिंग्स देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि भाई साहब इसमें ये बताएं कि इसमें हिंदुओं को भी नहीं, अपर क्लास हिंदू को, कास्ट सिस्टम को बाकायदा अब लाया जा रहा है हर जगह। पहले तो खाली हिंदू हिंदू होता था, अब क्योंकि इसमें इन्होंने ये कहा है, ये जो रिपोर्ट आई ना, तो इसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपनी स्पीच में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बाद जब वेबसाइट पे ये चढ़ाई गई तो उसमें इंडिया के लिए एक अननोन पर्सन से, अननेम्ड सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, नाम नहीं दिया उसका, उसने जो लिखा है ना वो ये लिखा है कि भारत में आजकल रोज़ाना टारगेटेड अटैक होते हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, हिंदू, दलित्स, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। एक तो ये कि बता दे, चले मुसलमान, पहले तो हम मुसलमान पे भी बात करें तो मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। जो मुसलमान कर रहा है उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा, क्रिश्चियन कहाँ है भाई कोई। चले मुसलमानों के हवाले से मुसलमान इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप यकीन माने मेरे पास 2 दिन के अंदर 5 वीडियोज़ आई हैं जिसमें मुसलमान हिंदू लड़कों की पिटाई कर रहे हैं डंडों से रस्तों में।
कि तुम हमारी मुसलमान लड़की के साथ तुम डेट मार रहे हो या उसको लेके जा रहे हो बाहर। 2 तो ऐसी वीडियो हैं जिसमें चलते हुए स्कूटर रोड पे स्कूटर पे मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ बैठी है, उठा के लड़की का बुर्का तक भी उतार रहे हैं, नकाब उतार रहे हैं, लड़के की पिटाई कर रहे हैं। कहीं मुझे बता दे कि कोई मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा हो। हालांकि इतना हिंदू लव जिहाद और ये सब हो रहा है इसके बावजूद। तो चलें, क्रिश्चियन का कहाँ आ गया, कहाँ है भाई, मुझे के बता दे। मणिपुर में जो हो रहा है आपके सामने है। सिख कहाँ से आ गया भाई, कहाँ सिखों को मारा जा रहा है, कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कहाँ मार रहा है। रिलीजियस ग्राउंड पर बात हो रही है, पॉलिटिकल उसकी नहीं हो रही। पॉलिटिकल वायोलेंस इज समथिंग एल्स, जो खालिस्तान और ये हो रहा है रिलीजियस बुनियाद पे कि किसी हिंदू ने सिख को सिख होने की वजह से कहाँ मारा है। फिर हिंदू दलित, यानी हिंदुओं को भी डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये रिपोर्ट अगर हिंदू दलित मजलूम है तो ये रिपोर्ट अपर क्लास हिंदू के बारे में है ना। फिर इंडिजीनियस कम्युनिटीज, ओ भाई साहब, इंडिजीनियस का मतलब अमेरिका लिख रहा है। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है पता है? जो सदियों से उस जगह रह रहा हो। इंडिजीनियस रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होता। इंडिजीनियस वो लोग होते हैं जो सदियों से वहां रह रहे हैं, उस जमीन पे रह रहे हैं। जैसे सिंधी कहता है कि सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में वो इंडिजीनियस हैं, तो हैं, सदियों से वहां रह रहे हैं। और सिंधी कहता है मुहाजिर इंडिजीनियस नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि मुहाजिर वहां से आया है, इंडिया से हिजरत करके, वहां सदियों से नहीं रह रहा सिंध में। ठीक है, सिंध में हिंदू जो रहता है वो इंडिजीनियस है, चाहे वो मुसलमान नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो सदियों से वहां रह रहा है। तो इसी तरह भारत में इंडिजीनियस कम्युनिटीज के खिलाफ कहां से जुल्म हो रहा है, वो भी रिलीजियस ग्राउंड पे। इंडिजीनियस इज नेवर ऑन रिलीजियस ग्राउंड। भारत में मैं जो हूं, एक मिसाल है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हूं, मेरा हजारों साल से गुजरात में कनेक्शन है, हमारी पीढ़ियां रहती रही हैं, हम इंडिजीनियस गुजराती हैं। अब एक क्रिश्चियन है, सपोज तेलंगाना में रह रहा है, सदियों से रह रहा है, वो इंडिजीनियस है। सैफ अली खान इंडिजीनियस नहीं है, सैफ अली खान इंडिजीनियस अफगान है, इसके पुरखों ने अफगानिस्तान से हिजरत की थी। अब ये जो रिपोर्ट है आप देखें किस डिजाइन से तैयार की गई है। फिर कह रहे हैं डीह्यूमनाइजिंग रेटोरिक, ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड। ये हमारे कुछ हिंदू मूर्ख हैं जो कुछ कर तो सकते नहीं, बकवास ऐसी कर देंगे ना, मुसलमानों का कत्लेआम करो, ये करो, वो करो। इससे हासिल क्या होता है? बदनाम अपने धर्म को कर रहे होते हैं। कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू ऐसी बातें कर जाते हैं जिनके अंदर टप्पड़ कुछ नहीं होती करने की। लिंचिंग, हेट फ्यूल्ड वायोलेंस, अटैक ऑन हाउस ऑफ वर्शिप्स। अच्छा भाई, कितनी मस्जिदों पे हमला हुआ है कोई बता दे मुझे, कितने चर्चों पे हमला हुआ है कोई बता दे, कितने गुरुद्वारों पे हमला हुआ है। तो अजीज दोस्तों, रिपोर्ट बहुत लंबी है, इस पे इतनी डिटेल में मैं क्या जाऊं। आप ये देखें, मुसलमानों की बदमाशी पे मैं आता हूं। पहले मैं ज़रा केरला स्टोरी के ऊपर आऊं कि केरला स्टोरी को फाइनली इंग्लैंड में 18+ सर्टिफिकेट मिल गया, यानी 18 साल से ऊपर के लोग ये फिल्म देख सकते हैं। केरला टाइम्स में ISIS एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप को एक्सपोज किया गया है। इसमें कयामत नहीं आ गई कोई। मेरे कई मुसलमानों से इस पे बहस हुई है, वो कह रहे आरिफ भाई इस्लामोफोबिक है। मैंने कहा आप ISIS को टेररिस्ट जमात मानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा इसमें, इस पूरी फिल्म में मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिलीज ही नहीं हुई। आप मुझे ये बता दें कि इस पूरी फिल्म में इस्लाम के खिलाफ कहीं बात की गई है? बोला हमने भी नहीं देखी। तो मैंने कहा फिर आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा इस पूरी फिल्म में ISIS के बारे में बात की गई है, जो कि लड़कियों को सेक्स जिहाद के लिए रिक्रूट करती है, हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती या झूठ बोल के या गलत तरीके से कन्वर्ट करके वो किया जाता है। तो इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? मैंने कहा टेररिज्म के खिलाफ है,
जिहादिज्म, जिहाद को एक गलत रंग से पेश किया जा रहा है, उसके बारे में एक फिल्म है, उसको आप फिर इस्लामोफोबिक कह रहे हो, तो इसका मतलब फिर आप, अगर आप ये मानते हो कि इस्लाम के खिलाफ है, तो इसका मतलब आप ये भी एक्सेप्ट करते हो कि ISIS जो कुछ कर रहा है वो इस्लाम है, फिर तो चुप हो जाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, फाइनली इसको रिलीज़ की इजाज़त मिल गई है। लेट्स सी इसका रिज़ल्ट क्या आता है। एक और ख़बर शेयर करके फिर मैं कर्नाटका पे थोड़ा बात करना चाहूँगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट ममता बनर्जी ने 2016 में जो की थी वो इलीगल डिक्लेयर कर दी। ये करप्शन का एक हाईएस्ट लेवल का केस आया है सामने। वो लोग जो कि ममता गवर्नमेंट को करप्शन फ्री कहते थे, उनके मुंह पे ये चमाट है। अजीज़ दोस्तों, पहले ज़रा मोहन पांडे जी की बात सुन लें कर्नाटका के हवाले से। वो बहुत गुस्से में हैं, फिर आगे मैं आपके साथ बात करता हूँ। कर्नाटक वालों, हरा दिया ना मोदी को, पड़ गई कलेजे को ठंडक। अब 2024 में भी इतनी बुरी तरह हराना कि मोदी जैसा कभी भी कोई इस देश में ना आ पाए। क्या बात है, बहुत बुरा लगा तुम्हें। भारत की इकोनॉमी उसने 5वें नंबर पे वर्ल्ड में पहुंचा दी। बहुत बुरा लगा तुम्हें जब पूरे विश्व में महंगाई चरम सीमा पर, तो भारत के अंदर सारी चीजें रेट्स पर मिल रही हैं। बहुत बुरा लगता है तुम्हें जिस समय अमेरिका का राष्ट्रपति पलके बिछाए व्हाइट हाउस में मोदी की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बुरा लगता है तुमको जब ग्लोबल लीडर में 72% अप्रूवल से उसका नंबर 1 मिलता है। बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत बुरा लगता है तुम्हें जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिलती है और 50 शहरों के अंदर इसका आयोजन होता है। बहुत बुरा लगता है तुम्हें। और हां, तुम्हें बहुत बुरा लगा जब भारत के अंदर जो धमाके शहरों शहरों में होते थे, जो मोदी ने बंद करा दिए। तुम्हें बहुत बुरा लगा जब 370 धारा को खत्म करके कश्मीर को भारत की स्टेट्स में शामिल कर लिया। तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब रेलवे चमचमाती हुई दिखाई देती है, वंदे भारत चलती हुई दिखाई देती है। तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब प्लेटफॉर्म साफ सुथरे दिखाई देते हैं। तुम्हें बहुत बुरा लगता है जब चिकनी सड़क पूरे देश में दिखाई पड़ती है। तुम्हें बहुत बुरा लगता है। और तुम्हें यह भी बुरा नहीं लगता कि जिस समय असदुद्दीन ओवैसी कहता है जब मोदी चले जाएंगे, जब योगी मठ में चले जाएंगे, तब क्या होगा तुम्हारा। तुम्हें यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम पलायन के काबिल हो। तुम्हें कश्मीर से दौड़ाया गया, तुम्हें मणिपुर से दौड़ाया जा रहा है और तुम्हें केरला से दौड़ाया गया, लेकिन तुम सिर्फ दे दाता के नाम, मुझे बिजली फ्री दे दे, पानी फ्री दे दे, और डीजल फ्री दे दे, पेंशन दे दे, बस बिक जाओ तुम इसी में, और कुछ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे तुमसे बेहतर तो मुसलमान हैं। मैं मुसलमान भाइयों तुम्हें सल्यूट करता हूं, तुम्हें दाद देता हूं। तुम्हें मोदी ने 5 किलो राशन दिया प्रत्येक परिवार को, तुम नहीं बिके। तुम्हें सिलेंडर दिया, तुम्हें घर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, तुम्हें बिजली दी, तुम्हें पानी दिया, तुम्हारे शहरों तक गांवों तक रोड पहुंचाई, सब कुछ किया। लेकिन तुमने कहा नहीं, मोदी को वोट इसलिए नहीं देना है कि मोदी हिंदूवादी है। ये हिंदू नहीं समझ पाए, तुमने समझ लिया। भले ही उस कांग्रेस ने, जिसे तुमने 42% तुम लोगों को आज तक अनपढ़ बनाए रखा, 2.25% को ग्रेजुएट बना पाया, 24% लोगों को उन्होंने भिखारी बना कर रखा, 3% से नीचे लोगों को बाल मजदूर, 17% को स्कूल नसीब नहीं हुआ, 617 रुपए प्रति व्यक्ति शहर में केवल आमदनी। इसके बाद भी तुम आज कांग्रेस का गुणगान कर रहे हो। तुम्हारी सोच को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारी केवल इस आवाज को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बस इस नारे पर तुमने आज मोदी पर फतेह प्राप्त कर ली। तुम्हारी जय हो। और हिंदुओं, तुम भी सोचो क्या जज्बा है इन लोगों का। और बधाई योगी साहब आपको और यूपी की जनता को, जो मुफ्त खोरी में बिल्कुल पहले भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई। जय हिंद। अजीज दोस्तों, कांग्रेस जीती
डेमोक्रेसी में जो जीतता है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए बिल्कुल। ये भारत में मैंने देखा है कि सिर्फ मोदी जी डेमोक्रेट हैं, क्योंकि जब भी वो हारे हैं उन्होंने जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। अभी भी कर्नाटका के इलेक्शन में कांग्रेस को मुबारकबाद दी है और कहा है कि आपकी विक्ट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं और आपकी जहां अपने कर्नाटका स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए आपको मदद की ज़रूरत होगी, सेंटर आपके साथ खड़ा है। आज तक गुजरात में मोदी जी बीजेपी जीती, यूपी में बीजेपी जीती, सेंटर में बीजेपी जीती, किसी ओपोजिशन पार्टी ने आज तक बीजेपी को मुबारकबाद नहीं दी। इनके अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते किसी और की जीत। तो ये चीज़ हुई। मुसलमानों का बड़ा किरदार रहा है। जो रिपोर्ट्स आई हैं कि मुसलमानों का 88% वोट कांग्रेस को गया है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका पता नहीं क्या कुछ, सब बढ़ गया सबके साथ। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी से गलती हुई है और गलतियाँ हुई हैं। स्टेट लेवल और सेंटर लेवल की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और आप इनको एक ही तराजू में ना तोलें। हर स्टेट की अपना हिसाब किताब होता है। यही गलतियां बंगाल में भी हुई थी, यही गलती हम कर्नाटक में कर रहे हैं। और कर्नाटक में लोगों की डिमांड्स कुछ और थी। हालांकि मोदी सरकार ने कर्नाटक में इतना सारा कुछ किया कि शिमोगा रूरल एयरपोर्ट बनाया, मेडिकल कॉलेज यादगीर हावेरी, नया एयरपोर्ट हसन, अपग्रेडेड रेलवे स्टेशन देवांगरी होसापेट, मतलब हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खुली कर्नाटक में, बेशुमार वर्क कराए। लेकिन एक तो ये होता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में फ्री बीस पे जीती, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, 63,000 करोड़ का मुफ्त कर्नाटका में बांटा जाएगा। वो बोझ कर्नाटका स्टेट के ऊपर पड़ेगा। ये मुफ्त आपको सपोज एक फैमिली को कितना मिल जाता है? महीने का 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 1,000 रुपया। इसके लिए आप किसको ला रहे हैं? आप एक लॉन्ग टर्म उसको क्यों नहीं देखते? देखें, ये जो है ना 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ एक्ट पास किया और उसके तहत एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई 1964 में। और बढ़ते बढ़ते वक्फ बोर्ड इंडिया में तीसरा बड़ा लैंड का मालिक बन गया। इसके तहत वक्फ लॉ के तहत जितने इंडिया में कब्रिस्तान हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी, जितने कब्रिस्तान के इर्द गिर्द की ज़मीन है वो वक्फ की प्रॉपर्टी, जितने मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, इलीगल हैं, कहीं भी हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी। और इसके अलावा वक्फ जहां समझता है वो उनकी प्रॉपर्टी। 1995 में अपने सरकार थी नरसिम्हा राव जी की, कांग्रेस की। उन्होंने एक बिल पास किया जिसके तहत वक्फ बोर्ड जहां समझती है कि ये ज़मीन हमारी है वो उनकी है। अब उस वक्फ बोर्ड को ये साबित नहीं करना कि ये हमारी ज़मीन है, वो जिसकी ज़मीन है उसको अब साबित करना है कि ये हमारी ज़मीन है। और फिर सुप्रीम कोर्ट तक कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको साबित भी वक्फ के ट्रिब्यूनल के सामने ही करनी है। इस हद तक दुनिया में कहीं होता है? मुझे ये बताते हैं आप। दुनिया में कहीं भी, यहाँ इंग्लैंड में कोई वक्फ बोर्ड है? सेक्युलरिज्म अगर भारत में है तो यहाँ पे भी है। अमेरिका में है कोई वक्फ बोर्ड?
सऊदी अरब में है कोई वक्फ बोर्ड? सेक्युलर मुल्क, इस्लामिक मुल्क, दुनिया में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं होता। यहाँ 18 लाख एकड़ ज़मीन जो है ना भारत में, वो भारत की आर्मी की है। 12 लाख एकड़ ज़मीन है ना, वो रेलवे की है। और 8,54,509 प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये सब करने के बाद आपने कांग्रेस का, और मैं क्या बताऊं कि ये देखें कांग्रेसी ये मस्जिद में खड़े हैं। मैं आवाज़ इसलिए वो नहीं कर रहा कि इसमें दुआ मांगी जा रही है, और अरबी की दुआ है। ये बदबख्तों को पता नहीं होता कि इस अरबिक ज़बान में भी ये कहा जाता है कि या अल्लाह मुसलमानों को सब पे फतह नसीब फरमा। और ये हमारे कांग्रेस के जो जीते हुए जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये वहाँ पे खड़े हैं हाथ यूं करके, वो भी उस दुआ को एक तरह से कर रहे हैं ना कबूल, जहाँ अल्लाह से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हुक्मरानी हर जगह हो, मुसलमानों को हर जगह फतह नसीब फरमा। ये है कांग्रेस। फिर कई जगहों पे आपने देखा होगा कर्नाटक में कि इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साबित क्या करना चाहते हैं? क्या किसी कांग्रेस के लीडर ने इसको कंडेम किया? किसी कांग्रेस के लीडर ने इसको कंडेम किया? एक कांग्रेस के लीडर ने इसको कंडेम नहीं किया। तो अजीज दोस्तों, ये क्या साबित करना चाहते हैं? अब मैं वापस ये आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ। अब आप कहोगे ये झंडा पाकिस्तान का नहीं है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ ये झंडा पाकिस्तान का है। ये ग्रीन चांद तारे वाला झंडा है, ये सिंबल बना दिया है इस्लाम का। ठीक है, इस्लाम का झंडा है। नारे तो लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के। और मुसलमान, 1 मिनट की वीडियो देख लीजिए। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी खर्च की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। मैंने जब से चार्ज हासिल किया है, 1100 एकड़ जमीन जो 40 सालों से कब्जे में थी, वक्फ बोर्ड को वापस लेके आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में लेने का काम किया। दुआ कीजिए, ऐसी ऐसी जमीनें हैं जो हमारे हाथ में वापस आएंगी तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। हमारी बच्चियों को जाकर वो माइनॉरिटी ऑफिस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस जहां पर है, बिल्कुल उसके सामने माइनॉरिटी का ऑफिस है, जहां पर 5,000 के लोन के लिए, 10,000 के लोन के लिए बुरके पहन के बच्चियां, कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर 2-2-3। अब आप बताएं, अब इस इलेक्शन में फिगर्स तो आप लोगों ने कितने देखे होंगे, हर टीवी इस पे बात कर रहा है इलेक्शन के ऊपर कर्नाटक की। ये सिर्फ आप देख लें, ये डिमांड क्या कर रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका मुसलमान होना चाहिए, 5 मिनिस्टर मुसलमान होने चाहिए, जिसमें 3 की मिनिस्ट्री यानी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन। गौर कीजिएगा, होम मांग रहे हैं यानी पूरा पुलिस इनके कंट्रोल में, रेवेन्यू मांग रहे हैं पूरा पैसा इनके कंट्रोल में, और एजुकेशन मांग रहे हैं पूरी एजुकेशन इनके कंट्रोल में। डिजाइनिंग देखें। और कम्युनल कौन है? हिंदू है, बीजेपी कम्युनल है। और ये क्या कर रहे हैं वे? किस हिसाब में रिलीजियस ग्राउंड पे मांग रहे हैं? रिलीजियस ग्राउंड पे कैसे मांग रहे हैं? मतलब कोई तुक है? आप मुझे बता दें, कभी हिस्ट्री में कश्मीर में ऐसा हुआ है कि हिंदुओं ने कहा हो कि हमें 3 मिनिस्ट्री दें या हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दें? या कहीं किसी स्टेट में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में आता है, या क्रिश्चियन, साउथ में है ना क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ पे किसी हिंदू ने डिमांड की है, हिंदू पार्टी ने, कि भाई 3 मिनिस्ट्री हमें दी जाए हिंदुओं को, कम्युनल ग्राउंड पे? इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। उस पर सारी वो राना अयूब, अरफा खानम वगैरह को मौत आ गई है।
तब कोई कम्युनलिज्म इनको नजर नहीं आ रहा इसमें, तब कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही। नासूर हैं ये वक्फ बोर्ड, सुन्नी उलमा बोर्ड, ये जितने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जमीयत उलमा है, देवबंदी, बरेलवी, ये सब एंटी इंडिया हैं। ये सब पीएफआई की एक शक्ल हैं। इधर ही पीएफआई ने शुरू किया था सारा ड्रामा, भूलने का नहीं है। और यह हमारे कर्नाटका के लोगों ने ऐसा काम किया है कि 5 साल ये रोते रहेंगे। अजीज दोस्तों, ये देखिए इनकी डिमांड्स और रोइए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड और हज़रत जामिया हज़रत बिलाल का तरफ से एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए गए। आपको मालूम है अभी कर्नाटक का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 135 सीट लेने में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का 88% ऑफिशियल 88% वोटिंग कांग्रेस को मुसलमानों डाले। तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए। 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। उसके साथ साथ 65 to 72 MLAs कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2/3 MLAs मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है, एक DCM मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू हमारा वक्फ बोर्ड का जायदाद पूरे गवर्नमेंट का हाथ में 50%। वो ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा तरीके से ये साथ भी नहीं दे रहे, इसलिए एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी मुसलमानों को देना चाहिए। और हमारा एजुकेशन, हमारा पिलसत 57% है प्राइमरी एजुकेशन में, 6% है हायर एजुकेशन में। ये बढ़ाना बोले तो हमारा एक मुसलमानों को मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुसलमान को ये हमारा मुस्लिम मिनिस्टर काम करते हैं, पूरे को करना है ये। उसके साथ साथ हमारा मुसलमान को एक मिले तो मुसलमान लोगों को उनको अप्रोच करने बहुत आसान हो जाता। एजुकेशन एक है, रेवेन्यू और एक है होम, लगता है आपको दे सकते हैं? मिलना ज़रूरी है, हमारा मुतालबा है, हमारा डिमांड भी है। 88% मुसलमानों वोट डाले, हर एक जगह में भी सीट तो कम दिए और मुसलमानों नहीं जीत सकते करके हाईकमांड भी बोले थे कुछ जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करे उलमा लोग और हमारा हमारे दिन। तो अभी तो 9 MLA आ गए। 9 MLA में अभी हमने खुशी तो करना है ना। ये टेक एंड गिवन के टेक पॉलिसी होना चाहिए, सिर्फ देने का नहीं है, लेने का भी होना चाहिए ना। इससे पहले जो जितनी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दीगर सरकारें, हर बार मुसलमानों का ये गिला है कि मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो है किया जाता है। क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है, क्योंकि ये इलेक्शन का पहला बातचीत हो चुके हैं। हमारा लीडर्स भी हमना ये तो वादा देखो है, और सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब उन्होंने भी वादा देखो है। इसलिए ना हर एक जगह में भी एक मुतवल्ली लोग, दरगाह का कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले, उलमा लोग, पूरे हर एक जगह में भी एक ही जगह। आपको मालूम है ओल्ड मैसूर में JDS का मुसलमान का वोट था। ये साल वो भी कांग्रेस को डालने का वजह ये था, क्या है, एक ही जगह में पढ़ के हमारा मुसलमानों का डिमांड, आपको मालूम है इनसिक्योर फील हो रहे, हिजाब का मसला आया, दूसरा मसला आया, इसलिए मुसलमानों डर के जी रहे, इसलिए डर के जी रहे थे। ये होम मिनिस्टर मिले तो कम से कम हमारा एक होम मिनिस्टर है करके ये भरोसा आता है, और हमारा ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर करने का एक रेवेन्यू मिनिस्टर हमारा रहे तो मस्जिद का उलमा लोग भी जा सकते, हमेशा जा सकते। और एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारा एक मुसलमान होना ज़रूरी है। ये बताया जा रहा है कि इस मर्तबा रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने 88% से ऊपर, और वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इतना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को किया है। और तमाम लोग, रियासत के लोग जानते हैं कि बहुत सारी
तंजीमात के ज़रिए से, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, जबकि ख़ुद मुसलमान खड़े हुए थे। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े लीडरान भी खड़े हुए थे जिनकी कौम के अंदर चाहत है, कौम के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वहाँ देखा कि लोगों ने उनको वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जैसे कि इससे पहले भी रियासत कर्नाटक के बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, अमाइदीन ने, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से पूरी रियासत के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई और बड़ी ही खामोशी के साथ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है और हमारा ये हक़ भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है। और इस तरह की आप अगर